तो बच्चों आज हम पढ़ाएंगे उच्चारण स्थान। ठीक है, कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर दिया हूँ समझने में आसान के लिए। ठीक है, जो वर्ण है इसमें थोड़ा आपको सहायता करना पड़ेगा, थोड़ा मैं सहायता कर दे रहा हूँ। देखिए, ये कंठ है, ये तालु है, ये मूर्धा है, ये दंत है, ये ओष्ठ है। ठीक है, अब अपने भाषा में समझते हैं। ये कंठ यानी गला, ये जो हो गया गला। ठीक है, गला कंठा। ये तालु ऊपर वाला, जीभ से के ऊपर जो है ये तालु हो गया, और ये मूर्धा हो गया। तालु से भी ऊपर, जो एक तरह से मस्तक सिर ही बोल सकते हैं, तालु के ऊपर वाला भाग। ठीक है, ये दंत दांत हो गया, दांत। ये ओष्ठ यानी ओठ, फोर लिप। ठीक, ये नासिका है यानी कि नाक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कंठ जो है, कंठ ये हुआ, कंठ के बाद हुआ है तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा ऊपर, तालु से ऊपर मूर्धा, और मूर्धा के बाद दांत, दंत, दंत सबसे बाहर में है ओठ। ठीक है, सबसे बाहर ओष्ठ है। इसी हिसाब से अपने अपने को याद करना है, जो कि दिक्कत ना हो। देखिए, पहले ये कखा हो गया, चछ कखा, कखा गघा के बाद चछा जजा है, उसके बाद टठर है, उसके बाद तथा है, इसके बाद पफा है। यानी सेम उसी हिसाब से कंठ सबसे जो गले वाली भाग, पहले कंठ से क से लेकर घ तक है। ये इसका जो आवाज है, साउंड गला से निकलता है, कंठ से। ठीक है, और ये जो तालु है, तालु का आवाज च छ ज झ, ये तालु से निकलता है। ट ठ ड ढ, ये मूर्धा से निकलता है। ठीक, और ये दंत, जो जीभ है ना, जैसे कंठ है, कंठ में जीभ सटता है, टच होता है, तो ये बनता है। इस तालु में जीभ सटता है तो ये वर्ण बोला जाता है। मूर्धा में जीभ सटता है तो ये बोला जाता है। ठीक, और ये दंत, दांत, दांत में जब जीभ सटता है त थ द थ। एक बार आप लोग बोल के भी देखिए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है ओठ, प फ ब भ म। तो ये जो बोलते हैं, ये सब ओठ से बोला जाता है। जब अपना लिप ठोर सटता है तब बोला जाता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए, इसमें घ के बाद अंगा है, उसके बाद य है, इसके बाद इसमें न है, टवर्गी इसमें न है, इसके इसमें म है। ये सब जो है, ये इसमें जो लास्ट वाली है, सब के सब नासिका से बोली जाती है। नासिका यानी नाक से। ठीक है, तो अब ये समझ गए, आप भूलिएगा नहीं। कंठ सबसे इधर, सबसे पहले वाली भाग कंठ, कंठ क ख ग घ हो गया, तो उसके बाद तालु, कंठ के बाद तालु, तालु हो गया छ छ ज झ, उसके बाद मूर्धा, मूर्धा ट ठ ड ढ, दांत से त थ द ध, ओष्ठ से प फ ब भ। ठीक है, और ये 1 2 3 4 5, ये पांचों का जो है लास्ट वाला अक्षर, ये बोला जाएगा नाक से, नासिका से। ठीक है, ये तो अपने लोग समझ गए, यानी क से लेकर म तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है उसमें थोड़ा दिक्कत है। देखिए, इसमें ये जो है, इसको देखिएगा। अब ये देखिए, अ इसमें और ह, जैसे आता है ना अ, अ, ये स्वर वर्ण, स्वर वर्ण में, और जो यर लव वाला है, इसमें थोड़ा अपना याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अपना ट्रिक के अनुसार कर लिए, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है। देखिए, कंठ से बोला जाता है ह भी, ह कंठ से बोला जाता है, अ कंठ से बोला जाता है। ठीक है, और आ कंठ से बोला जाता है। ठीक, उसके बाद इसमें ये जो है यरल है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। ये तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, तो ये कंठ हटा दीजिए इधर से, नीचे से ओष्ठ हटा दीजिए, यानी कि सबसे अंदर वाली भाग गला और सबसे बाहर वाली भाग ओठ,
ये दोनों को हटा दिए, बीच में तालु, मूर्धा और दंत। इसमें देखिए य, र, ल, ठीक है। ये तालु से य, मूर्धा से र और दंत से ल, ये हो गया। उसके बाद ल के बाद क्या हुआ, वो वो जो है दो जगह से बोला जाता है, जैसे दंत हो गया और ओष्ठ हो गया, ठीक है। दंत और ओष्ठ से वो बोला जाता है, और उसके बाद देख कंठ और ओष्ठ से ओ औ बोला जाता है, ठीक। इसके बाद कंठ और तालु से ए ऐ बोला जाता है, ठीक है। जो दो जगह से मतलब तालु से भी कंठ से भी बोला जाता है, ओठ से कंठ से, दंत से ओठ से बोला जाता है, दो जगह से बोला जाता है, उसको मैं अलग कर दिया हूं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप पहले ये एक ट्रिक में समझ गए यहां से यहां तक। उसके बाद ये समझ लीजिए जो दो ओठ और कंठ से बोला जाता है, कंठ और दंत से बोला जाता है, ये एक बार समझ लीजिए, कंठ और तालु से बोला जाता है, ठीक। ये तीन वाला। उसके बाद देखिए य हो गया आपका तालु से, र हो गया मूर्धा से, ल हो गया दंत से, और उसके बाद ल के बाद वो हो गया आपको दंत और ओष्ठ दोनों से, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ भी लिखते तो ऐसे करके लिखना पड़ता हमको, वो ये दोनों से बोला जाता है, ठीक है। तो य, र, ल, वो हो गया। उसके बाद तालव्य स्व तालु से, मूर्धन स्व मूर्धा से, और दंत स्व दंत से, ठीक है। तो यानी ये स तक हो गया। उसके बाद ह हो गया कंठ से, ठीक। इसके बाद आप बोलिएगा ये तो हो गया, लेकिन इसमें जैसे देखिए अक्ष, तर, ज्ञ और स्र, ये चार है। ये बोलिएगा ये इसमें क्यों नहीं लिखे? इसमें इसलिए नहीं लिखे कि इसमें एक से ज्यादा वो लगता है। जैसे कंठ हो गया, इसमें तालु हो गया, कंठ और तालु दो है, लेकिन ये दो से नहीं होता है, इसमें तीन चार लग जाता है, इसलिए इसको इसमें नहीं जोड़ा गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसमें देखिए एक चीज और है, जैसे अ, आ, हर्षी दीर्घी, हर्षु दीर्घ, ये मैं इसमें ऐड नहीं किया हूं, आप पहले ये देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये भी देखिए अ, आ कंठ से हो गया, इसमें वर्ण वाला नहीं जोड़े थे इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए कंठ से, ये जो कंठ है सबसे निचला भाग है कंठ, आ, और ये पहला भाग है। उसके बाद हर्षी दीर्घी, कंठ के बाद तालु है, तालु से हर्षी दीर्घी हो गया, ठीक है। हर्षी दीर्घी के बाद हर्षु दीर्घ होता है, ये सिर्फ ओष्ठ से है, ठीक। उसके बाद री भी है मूर्धा से। बस ये सब तो समझ ही गए, सिर्फ ये आपको दिमाग में बैठाना है, ठीक है, कि कंठ तालु मूर्धा से आ हर्षी दीर्घी और री हो गया, और लास्ट में ठोर यानी होठ से हर्षु दीर्घ हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया उच्चारण ट्रिक। अब इसमें थोड़ा सा और है, क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण का, मैं वो लिख दे रहा हूं, ठीक है। तब आज वर्ण विचार खत्म हो जाएगा, उसके बाद कल शब्द विचार चलेगा, ठीक है। व्यंजन वर्ण हो गया था, लेकिन प्राणवायु के अनुसार, ठीक है, प्राणवायु के अनुसार दो भेद होते हैं इसका, ठीक है। एक होता है अल्प प्राण, ठीक है, और दूसरा होता है महाप्राण, ठीक है। महाप्राण, अब देखिए अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है। जैसे अपना क, ख, ग, घ, अंग लिखते हैं ना, तो इसमें देखिए अल्प प्राण महाप्राण, पहला तीसरा और पांचवा, ठीक है। पहला तीसरा और पांचवा हो गया अल्प प्राण, ठीक है। और ख और घ बचा ना, ये दूसरा, ख और घ ये हो गया दूसरा, और चौथा महाप्राण यानी अल्प प्राण। श्वास जब हम बोलते हैं तो इसमें वायु की ज्यादा जरूरी पड़ती है, कम जरूरी पड़ती है अल्प प्राण में, और महाप्राण में ज्यादा जरूरी पड़ती है। एक तो अल्प प्राण महाप्राण समझ गए, जैसे च छ है, च छ, ज झ, य, ठीक है।
अब इसमें देखिए ऐसे अपना निकाल लेंगे, पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण और दूसरा और चौथा क्या हो गया, महाप्राण। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट था। और देखिए इसके बाद एक और है, ये बीच में छूट गया था इसलिए सोचे इसी में उच्चारण स्थान के साथ कर दे। एक होता है घोष और अघोष, ठीक है, घोष अघोष। ये घोष अघोष जो है सेम वैसे ही है, अल्पप्राण और महाप्राण के तरह। इसमें जो है जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये है। अब जैसे क ख ग घ अंग लिखे अल्पप्राण महाप्राण में भी और घोष अघोष में भी, दोनों में ये नहीं कि क ख ग घ अंग ही रहेगा, जैसे च छ ट ठ त थ प फ ये सब सब में ऐसे ही लगेगा। अल्पप्राण और महाप्राण में पहला तीसरा और पांचवा था अल्पप्राण और दूसरा और चौथा था महाप्राण, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। घोष अघोष में, घोष अघोष में का याद करने का सबसे आसान तरीक ये है कि पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गया आपका और ये हो गया आपका, दोनों घोष अघोष है। अब इसमें समझेंगे कि घोष कौन है अघोष कौन है, इसमें कंफ्यूजन होंगे। तो ये जो है पहला और दूसरा ये दोनों हो गया अघोष, और ये तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया घोष। यानी अल्पप्राण और महाप्राण बोलेगा तो पहला, तीसरा, पांचवा, और घोष अघोष बोलेगा, जैसे अघोष निकालना है आपको तो पहला, दूसरा अघोष हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा घोष हो गया। लेकिन यही जगह बोलेगा कि अल्पप्राण महाप्राण निकालना है तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण और दूसरा, चौथा महाप्राण, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पर बंद होता है।